गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 23 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक करने वाले हैं। देखिए आज ना कुछ टॉपिक थोड़े नए रहने वाले हैं तो मजा आएगा उसको करने में जो हम लोगों ने पहले नहीं किया है। जैसे एक टॉपिक मोहिनीअट्टम वाला रहेगा, इसे हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा केव पेंटिंग वाला भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम लोगों ने पहले नहीं किया है। वेगई सिविलाइजेशन, ये तीनों टॉपिक बिल्कुल ब्रांड न्यू है आपके लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बात करते रहते हैं, आईएमएफ के बारे में भी बात करते रहते हैं, तो ये रिपीटेड सा रहेगा। उसके अलावा एक टॉपिक रहेगा अपना इंडिया एंड द बायोडाइवर्सिटी, ये भी एक रिपीटेड सा टॉपिक है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो है स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इस बार का जो बजट है उसमें कुछ स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई हैं बायोडाइवर्सिटी वगैरह के लिए, जैसे मिस्ट्री हो गया, अमृत धरोहर हो गया, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा डिले का कोई मतलब नहीं है। देखिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना अटेंडेंस जरूर दिया करो, वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि यार रिस्पॉन्स भी बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं लेकिन लाइक आप नहीं करते हो, तो लाइक कर दिया करो हल्का फुल्का। चलिए जी, फ्रंट पेज पे देख लेते हैं एक बार है क्या भाई, क्या हो रहा है आजकल। तो उद्धव ठाकरे जी वाला इशू जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जैसा कि आपको पता ही है बहुत समय से शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप के बीच में इशू चल ही रहे थे। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन के पास वो पूरी बात गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत समय तक वेट किया कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाए, तो फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि भाई जो नाम है शिवसेना, वो नाम और जो सिंबल है, जो ओरिजिनल शिवसेना का सिंबल हुआ करता था, यानी कि बो और एरो, तीर कमान और है ना हुआ करता था ना, तो उसको दे दिया गया है शिंदे ग्रुप को, क्योंकि ज़्यादातर जो एमएलएज हैं और जो ज़्यादातर ऑफिस बियरर्स हैं वो शिंदे ग्रुप को फेवर कर रहे हैं। तो उसके फैसले के अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन के जो शिंदे जो उद्धव ठाकरे जी वाला ग्रुप है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि माई बाप आप इस डिसीजन को स्टे लगा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सही नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड है, हालांकि 2-3 दिन से वो लोग काफ़ी गाली गलौच भी कर रहे थे, बट एनीवेज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई ये तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास जो ये पावर होती है वो फाइनल होती है, उसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिंबल को किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, उसको अनरिकॉग्नाइज करना, सिंबल देना, ये सब इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो उन्होंने स्टे लगाने से मना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो स्टे नहीं लगाया तो जो उद्धव ठाकरे जी के जो वकील थे मिस्टर कपिल सिब्बल, तो उन्होंने कहा कि देखिए सर आप स्टे मत लगाइए, चलो कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हो कि शिंदे ग्रुप जो है वो शिवसेना के ऑफिस पे कब्जा कर रहा है। जो शिवसेना का ओरिजिनल ऑफिस हुआ करता था तो उन्होंने वो खाली करवा लिया, क्योंकि शिवसेना तो अभी ओरिजिनल शिंदे वाली ग्रुप की हो गई, वो बात है। दूसरी बात, जो बैंक अकाउंट वगैरह थे शिवसेना के, अब वो भी शिंदे ग्रुप के पास चले गए, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही उनके पास चली गई। तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोलने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिस के बारे में और फंडिंग के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में कोई डिसीजन दिया ही नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो उसमें मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो ये पूरा मामला चलता रहा। कपिल सिब्बल जी कुछ और बोलते रहे, कोर्ट ने कहा कि नहीं 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 नहीं, तो फाइनली बात जो है वहाँ पर जाकर रुक गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ ना कुछ आंसर वहाँ पे मांगा है, तो 2-3 हफ्ते का समय दिया है, लेट्स सी वो क्या करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर फाइनल होती है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ होते हुए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन क्यों कर रहा है, जबकि पास्ट में ऐसा कभी हुआ नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन को कभी चैलेंज नहीं किया गया है एंड ऑल दैट। खैर वो अलग बात है। सेकंड टॉपिक हमारे यहाँ पे आता है, इंडिया रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023, ऐसा आईएमएफ ने कहा है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह कहा है कि भाई जब पूरी दुनिया की नाव डूब रही है उसमें भारत जो है एक चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा है। जिस तरह से कोविड के बाद चीज़ें खराब हुई, जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बाद दुनिया भर में इन्फ्लेशन आया और वो सारी चीज़ें,
इंडिया आज भी एज कंपेयर टू वर्ल्ड ग्रोथ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर इन्होंने कर रखा है, तो ये वर्ल्ड की ग्रोथ है, ये इंडिया की ग्रोथ है। 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ है उसे 6.8 के आसपास प्रिडिक्ट किया गया है, ओके, जबकि वर्ल्ड की ग्रोथ है उसे 3.4 डिक्लेयर किया गया है। चलिए, तो नॉर्मल सी बात है, डेवलपिंग कंट्री है, यंग लोग हैं, तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड एवरेज से तो ज़्यादा हम लोग रहेंगे ही। 2024 में भी अगर आप देखें, जो वर्ल्ड की ग्रोथ है दैट इज 2.9% और इंडिया की जो ग्रोथ है दैट इज 6.1%। तो अच्छा खासा हम लोग अच्छा काम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तब ये चीज़ें हो रही हैं। और कोविड के समय में जो चीज़ें काफ़ी नीचे चली गई थी, हमारी इकोनॉमी माइनस में चली गई थी, -23% हमारा जीडीपी ग्रोथ, और फिर रशिया यूक्रेन के बाद जो भी कुछ आपको पता ही है। अब हम लोग बाउंस बैक कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, आरबीआई वगैरह भी अच्छा खासा काम कर रही है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, ऑल दैट वो चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो, इंडिया को थैंक्स भी बोला गया इस चीज़ में, लेट्स सी, थोड़ा और अच्छा और परफॉर्म करेंगे, बेटर करेंगे। चलिए जी, ये तो थोड़ा सा हो ही गया है, ये भी हो गया है, हाँ चलिए। तो आईएमएफ के बारे में एक स्लाइड मैंने आपको दिया है, आप इसकी सेल्फ स्टडी के लिए आईएमएफ के बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, मोहिनीअट्टम आर्टिस्ट कनक रैले नो मोर। तो पहले यूपीएससी में जो है पर्सनैलिटी न्यूज़ आ जाया करता था, अभी कुछ सालों से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पर्सनैलिटी न्यूज़ नहीं भी आएगा तो कम से कम ये इशू हमें पता होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी लेजेंड रही हैं, डांस लेजेंड, ठीक है, कनक रैले जी इनका नाम है, और ये इंडिया में पहली ऐसी महिला या पुरुष, पहली ऐसी ह्यूमन बीइंग रही हैं जिन्होंने डांस के अंदर पीएचडी किया है। 1997 में इन्होंने डांस के अंदर पीएचडी किया था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, 1973 में इन्होंने खुद एक नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय स्थापित किया था, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की डिग्री दी जाती थी, और ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और अपनी ही खुद की एस्टेब्लिश की हुई यूनिवर्सिटी में इन्होंने पीएचडी किया, जो कि बहुत बड़ी बात है, पहली ऐसी रही हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी अपनी, जो इनकी थीसिस थी बेसिकली पीएचडी वाली, उसका नाम था मोहिनीअट्टम ऑल एस्पेक्ट एंड द स्फीयर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस। हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। इनके पूरे कंट्रीब्यूशन के लिए 2013 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 1937 का जन्म हुआ था, और बंगाली फैमिली में पड़ी बड़ी। एक और मज़ेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग बात और मोटिवेशन जो चीज़ है वो ये है कि इनको एक्चुअली पोलियो भी था, बचपन में इनको पोलियो हो गया था, उसके बावजूद भी इन्होंने पहले कथकली सीखा और फिर बाद में इन्होंने मोहिनीअट्टम सीखा, और आज मोहिनीअट्टम को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। सोच के देखिए, समझ रहे, बहुत बड़ी बात है। तो मोहिनीअट्टम के बारे में यस आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि भाई इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं, और जिस भी स्टेट से आप खुद बिलोंग करते हो, आप आसाम से बिलोंग करते हो, उड़ीसा से बिलोंग करते हो, तमिलनाडु, जहां से बिलोंग करते हो, आप बताइए कि आपके पर्टिकुलर स्टेट में क्या कोई क्लासिकल डांस है या नहीं है। और अगर कोई फोक डांस है जो काफ़ी पॉपुलर है, आप वो भी बताएं। जैसे पंजाब की बात करें तो वहाँ पे भांगड़ा है, ऑल दैट, ठीक है, आप बता सकते हो फोक डांस के बारे में। कमेंट सेक्शन में वेट करूँगा मैं सभी का। तो मोहिनीअट्टम, मोहिनी का वर्ड होता है वुमन, अ ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है, और अट्टम का मतलब होता है डांस। मोहिनीअट्टम दोस्तों सोलो डांस होता है, ग्रुप वगैरह में नहीं किया जाता है, तो हल्का फुल्का आपको ये आइडिया होना चाहिए। थोड़ा हिस्ट्री आप इसको पढ़ ही लोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंस वाला पार्ट ये वाला है, ठीक है। मोहिनीअट्टम के जो फीचर्स होते हैं बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्लासिकल डांसेस के फीचर्स आपको याद होने चाहिए, और अभी तो न्यूज़ में भी है तो इंपॉर्टेंट भी हो गया एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो देखिए, जैसे हमारा कथकली होता है जो उत्तर प्रदेश वगैरह में किया जाता है, कथकली में जो है आपका जो पैर होता है, फुट होता है, उसको बहुत जोर से सरफेस के ऊपर, फ्लोर के ऊपर मारा जाता है, थप 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 ऐसे आवाज आती है, तो वो जुगलबंदी की जाती है ढोलक के साथ। लेकिन मोहिनीअट्टम में जो पैरों की जो थंपिंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, आराम से प्यार मोहब्बत से पैर को जमीन पे रखा जाता है, क्योंकि मोहिनीअट्टम एक फेमिनाइन डांस होता है। तो विष्णु जी का जो फेमिनाइन डांस है उसको दिखाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर लास्य होता है, या लास्य इसके अंदर ज़्यादा होता है, और नाटक इसके अंदर कम होता है, ठीक है। मतलब फेशियल जो एक्सप्रेशन है बहुत सॉफ्ट होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत सटल होते हैं, हैंड मूवमेंट भी बहुत सटल होती हैं,
राइट। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत लाउड नहीं होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नाटक आपको इसमें ड्रामा नज़र नहीं आता है। सिंपल मुस्कान होती है चेहरे के ऊपर, है ना, हल्की हल्की चीज़ें वो सब की जाती हैं। कुल मिला के 24 हैंड मूवमेंट्स होती हैं मोहिनीअट्टम के अंदर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये आपको आइडिया होना चाहिए। और ये मोहिनीअट्टम के जो डांसर्स होते हैं वो आपको ऐसा लगता है कि वो कोई एफर्ट ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हवा के साथ बहते नजर आ रहे हैं। इसीलिए मोहिनीअट्टम को एलिमेंट ऑफ एयर भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जितने भी क्लासिकल डांस हैं अलग अलग चीज़ को डिनोट करते हैं, कोई एयर को, कोई वाटर को, कोई फायर को, कोई स्काई को, इस तरह से करता है। तो ये एयर को डिनोट करता है, ठीक है। कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक के साथ जो है इसको किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पैरों में घुंघरू होते हैं, लेदर स्ट्रैप के साथ घुंघरू बंधे होते हैं। आप यहाँ पे अगर वो नज़र आ रहा होगा तो आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो बहुत सॉफ्ट आवाज़ आती है। यूट्यूब वगैरह पर थोड़ा डांस वांस देखिए, इसको याद करिए, अच्छा लगेगा। चलिए, डिकिंसोनिया फॉसिल फाउंड इन भिम्बेटका इज ओल्ड बी हाइव। देखिए, पिछले साल 2021 में ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और अभी दोबारा से 2023 में फिर से इम्पोर्टेंट हो गई है, लेकिन दोनों रीज़न अलग अलग हैं। 2021 में क्या हुआ था, एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट का एक ग्रुप इंडिया में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आया था और वो घूमते फिरते हुए भिम्बेटका चले गए। भिम्बेटका मध्य प्रदेश में, भोपाल से थोड़ा आप आगे जाओगे जंगलों के बीच में जाके एक केव है, बहुत बड़ी केव है, वहाँ पे कई सारी केव हैं। तो घूमते फिरते वो लोग वहाँ चले गए। उन्होंने जाके यहाँ पे ये सैंपल देखा। अब क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो थे नहीं स्टडी करने के लिए, तो इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह में कैमरे में इसकी फ़ोटो क्लिक कर ली। अब वो वापस चले गए अमेरिका में। इस फोटो को उन्होंने दूसरी फोटोज़ के साथ कंपेयर किया। कौन सी फोटो के साथ? जो डिकिंसोनिया की हैं। अब ये डिकिंसोनिया क्या है दोस्तों? डिकिंसोनिया दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट एनिमल्स में से माना जाता है। ये लिजर्ड टाइप का होता है, लिजर्ड जो होता है ना उस टाइप का होता है। 540 मिलियन ईयर ओल्ड इस तरह के जो है इनिशियल एनिमल्स होते हैं। मतलब सोच के देखिए भैया कितने पुराने हैं, है ना, 54-55 करोड़ साल पुराने, है ना। डायनासोर्स से हल्का सा बाद में आए थे ये लोग। तो उन्होंने कंपेयर किया, उन्होंने कहा कि अरे वाह, इंडिया के भिम्बेटका में तो जो है डिकिंसोनिया के फॉसिल मिले हैं। और ये न्यूज़ उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी कि इंडिया इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, यहाँ पे डिकिंसोनिया पाया गया है। लेकिन अभी हुआ क्या, पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से मिस्टर जोसेफ मीर्ट वो इंडिया में आए, एकदम तामझाम के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेके, अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके आए। उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा कि अरे भाई, ये कोई डिकिंसोनिया के फॉसिल नहीं है, ये एक मधुमक्खी का छत्ता है। ठीक है, जिसे आप इतनी लैंडमार्क डिस्कवरी समझ रहे थे, इट इज़ नथिंग बट अ बी हाइव। सिर्फ एक मधुमक्खी का छत्ता है, ये उसकी फ़ोटो है, थोड़ा निशान वगैरह बाद में रह गए हैं। तो जब उन्होंने ये खबर छापी तो ये जो पुराने वाले साइंटिस्ट थे बेचारे, वो कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने अपनी गलती को माना, उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, सब गलती इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, हो जाती है, आगे सीखेंगे। तो कई बार लोग, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए आधी अधूरी रिसर्च कर लेते हैं और ऐसे ही नाम जो है मैगजीन वगैरह में डलवा देते हैं, पैसा कमा लेते हैं, बहुत बार फेमस हो जाते हैं एंड ऑल दैट। एनीवेज, तो भिम्बेटका रेव पेंटिंग के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। विंध्या रेंज के अंदर रहता है ये, ठीक है, और साउथ ऑफ भोपाल। एग्जाम में पूछेगा वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो ध्यान रखना है साउथ ऑफ भोपाल पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 500 रॉक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। 2003 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा दिया गया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे माना जाता है कि कम से कम 30,000 साल पुरानी प्री हिस्टोरिक टाइम की यहाँ पे पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगी। तो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन पेंटिंग्स में से हैं। वैसे सबसे पुरानी पेंटिंग आपको यूजली आपको स्पेन में या फ्रांस में देखने को मिलेंगी, बट ये भी बहुत पुरानी है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर एविडेंस तो यहाँ पे 10,000 साल से आपको नज़र में आ ही जाता है। तो पेंटिंग वगैरह कैसी नज़र आते हैं देखिए। हालांकि अभी आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन नज़र नहीं आएगा। एक जो 5-7 साल का, 6 साल का बच्चा होता है, उसके हाथ में अगर पेंसिल वगैरह दे देते हो, उसको बोलते हो बेटा कुछ बना के दिखाओ, तो वो भी ऐसा बना सकता है। तो मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम लोग देखें, बहुत उस टाइप की पेंटिंग नहीं है। लेकिन अगर आप उस हिसाब से देखें भैया, 10-15 हज़ार, 20 साल, 1000 साल पहले जाके देखें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने आज तक सर्वाइव किया है, ठीक है। तो किस तरह का वो कलर यूज़ करते थे, क्या मटेरियल यूज़ करते थे। और ये जो केव्स होती हैं वो कोई 2-4 फीट की केव नहीं है भाई, वो 30-30, 25-25, 50-50 फुट की केव है। कैसे उन लोगों ने क्या यूज़ किया होगा सिस्टम कि वो छत पे गए होंगे, छत पे जाके पेंटिंग किया होगा, है ना? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है, क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई होगी, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन केव्स के अंदर नए लोग आते रहे, पुराने लोगों की पेंटिंग्स के ऊपर अपनी पेंटिंग बनाते रहे, तो कहीं-कहीं जगह पे आपको 20-20 लेयर्स भी देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स की, ठीक है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं। लाइमस्टोन का यूज़ किया गया, जो है चालसी-डाइनी का यूज़ किया गया, प्लांट फाइबर वगैरह का यूज़ किया ब्रश वगैरह यूज़ करने के लिए, तो थोड़ा-सा आप देख सकते हो। यूजुअली यहाँ की जो थीम रही है मोस्टली वो हंटिंग या फिर सिंपल जियोमेट्रिक डिज़ाइंस, बाइसन, एलिफेंट, डियर, पीकॉक, स्नेक वगैरह, ठीक है, इनको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आदमी होते थे, मेल होते थे, वो बाहर शिकार वगैरह करने चले जाया करते थे। पीछे से जो फीमेल होती थी वो अपने बच्चों का एंटरटेनमेंट करने के लिए पेंटिंग वगैरह बनाया करती थी। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, बट एनीवेज कभी बाद में बात करेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग इन द किलाड़ी, ये किलाड़ी के बारे में थोड़ा आपको बताता चलता हूँ। देखिए, इसकी पहले लोकेशन देख लो आप। तो ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर हमारे पास ये यहाँ पे एक वेगई एक रिवर है, ठीक है। और वेगई रिवर के ऊपर ही ये एक बहुत पुरानी कोई लोकेशन थी, ठीक है। किजाड़ी नाम की जगह है। किजाड़ी नाम की जगह में देयर इज़ अ स्मॉल काइंड ऑफ विलेज टाइप्स जिसका नाम है किलाड़ी। तो यहाँ पे कुछ साल पहले एक्सकवेशन किया गया था और भाई एक्सकवेशन इतना ज़बरदस्त रहा कि यहाँ पे हमें एक नई सिविलाइजेशन मिल गई, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन। और छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं, इट वॉज अ वेल डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन। जैसे हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वैसी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन। तो ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कवरी रही और इस सिविलाइजेशन में हमें बहुत कुछ मिला। ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले, टेराकोटा रिंग वेल्स मिली, गोल्डन ऑर्नामेंट्स भी अपने को देखने को मिले हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं, आयरन इंप्लीमेंट भी देखने को, मतलब ये लोग आयरन का यूज़ भी किया करते थे, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। स्पिंडल वोर्ड्स देखने को मिले और ब्लैक एंड रेड वेयर वगैरह देखने को मिले, बहुत कुछ मिला यहाँ पे। तो इट वॉज अ वेल एस्टेब्लिश्ड अर्बन सिविलाइजेशन। बहुत सारे जानवरों के यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट्स भी मिले, काओ, ओक्स, बफेलो, शीप, गोट, नीलगाय वगैरह, वो ब्लैक बक, वो सब यहाँ पे देखने को मिला। मतलब एग्रीकल्चर वगैरह पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। इसका जो हालांकि अभी तक हम लोग श्योरिटी से नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी खुदाई चल रही है, तमिलनाडु की सरकार यहाँ पे कर रही है, बट 12th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी के बीसी के बीच में कुछ सिविलाइजेशन का लिंकेज टूट गया था। उस सिविलाइजेशन के लिंक को जो है इसने जोड़ दिया है। तो अब ये मान के चलिए कि 200 बीसी, 300 बीसी, अभी रिसेंट स्टडी ये कह रही है कि 800 बीसी और इससे भी पुरानी ये सिविलाइजेशन हो सकती है क्योंकि अभी एक्सकवेशन चल रही है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। किलाड़ी एक्सकवेशन के नाम से बड़ा फेमस है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी इसका कुछ रिलेशन माना जा रहा है क्योंकि कुछ सिंबल्स वगैरह जो हैं, इस तरह के सिंबल जो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं इंडस वैली में, वो यहाँ पे भी देखने को मिले हैं। तो शायद कुछ रिलेशन हो सकता है, अभी तो हम लोग पक्के से नहीं कह सकते। क्या क्या वहाँ पे कोई रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह भी हुआ करती थी, अभी तक हम लोग नहीं कह सकते हैं, बट यस थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और संगम एज के साथ भी इसका जो है रिलेशन माना जाता है। संगम एज के बारे में अगर आपको बताएं तो ये आपको 300-400 बीसी में देखने को मिलता है। जो पांड्या किंग्स हुआ करते थे उस दौरान में, जो पोइट्स हुआ करते थे, जो थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे, स्पेशली पोइट्स, तो वो लोगों ने बहुत लिटरेचर वहाँ पे लिखा है। संगम लिटरेचर खासकर तमिलनाडु के अंदर ये फेमस हुआ करता था। हालांकि अभी मोस्टली जो संगम लिटरेचर है वो ख़त्म हो गया है, बट कुछ एविडेंस अभी भी मिलते हैं उसके, ठीक है। तो थोड़ा संगम लिटरेचर के बारे में आपको यहाँ पे मैंने कंटेंट वैसे ही डाल दिया था। और ये जो स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है इस वेगई सिविलाइजेशन में, उसे तमिल ब्राह्मी जो है स्क्रिप्ट कहा गया है। आज के समय में जो तमिल स्क्रिप्ट होती है ये उसकी पुरानी स्क्रिप्ट है,
मतलब एंसेस्टर ऑफ द प्रेजेंट, आप ये कह सकते हो ना, यहीं से निकली है प्रेजेंट वाली। और इसकी कुछ सिमिलैरिटी आपको इंडस वैली के साथ भी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है भाई दोनों के बीच में रिलेशन होते ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में जो लोगों ने घर बनाए हैं, जो नालियाँ वगैरह बनाई हुई हैं, वो काफ़ी सारी सिमिलैरिटी हमें इंडस वैली के साथ नज़र आती है। तो हो सकता है इंडस वैली वाले लोग यहाँ पे आए हों, उन्होंने एस्टेब्लिश किया हो इसको, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडस वैली थोड़ा पुराना है। या फिर हो सकता है दोनों के बीच में आपस में ट्रेड रिलेशन हो और ये टेक्नोलॉजी वहाँ से आई हो, कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। ठीक है, अब उस समय कोई सीसीटीवी तो लगे नहीं थे, देख लेते, कोई रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं। बट सोच के देखिए, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, दुनिया इतनी बड़ी है, कितनी सारी सिविलाइजेशंस ऐसी होंगी जो दबी हुई हैं मिट्टी के नीचे, रॉक्स के नीचे ख़त्म हो गई होंगी, वो कितनी एडवांस रही होंगी, है ना। अब मतलब जिस सिविलाइजेशन ने पिरामिड को बनाया है, वो भी तो एक सिविलाइजेशन, सोच के देखिए कितनी बड़ी सिविलाइजेशन रही होगी। आज तक, आज की प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ भी हम लोग पिरामिड नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है। और उस समय लोगों ने पिरामिड बनाए, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी उनके पास, इमेजिन कर सकते हैं। तो सिविलाइजेशंस आती रही, सिविलाइजेशंस जाती रही। मायन सिविलाइजेशन जो सेंट्रल अमेरिका वगैरह के अंदर थी, एज़टेक सिविलाइजेशन जो पूरी ख़त्म हो गई, इतने बड़े बड़े पिरामिड, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई थी। थोड़े हल्के फुल्के एविडेंस मिलते हैं अभी, लेकिन ख़त्म हो गई सिविलाइजेशंस। तो ऐसा ही होगा, हमारी सिविलाइजेशन भी कभी ख़त्म हो जाएगी। आने वाली सिविलाइजेशन फिर देखेंगी, अरे भाई 2022 में लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया करते थे एंड ऑल दैट, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे है, ओनली चिल्ड्रन अबव 6 मस्ट गेट क्लास 1 एडमिशन, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो देखिए, अब अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके तहत जो अपना पूरा स्कूल एजुकेशन है उसको 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है। मतलब 4 मॉडल हैं ईयर वाइज, 5 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 4 ईयर, 5 प्लस 8 11 और 15। तो 15 ईयर्स की पूरी स्कूल एजुकेशन यहाँ पे की गई है, जिसमें से शुरुआती जो 3 साल होते हैं वो प्री स्कूल वाले होते हैं। ठीक है, फिर 4th स्टैंडर्ड में आप ग्रेड 1 करते हो, फिर ग्रेड 2 करते हो, इस तरह से रहता है वो। तो ये पूरा जो है वो अपना इसको डिवाइड किया गया है। तो जो पहले 5 साल होते हैं वो फाउंडेशन कोर्स के माने जाते हैं बच्चे के, फिर उसके बाद वाले जो 3 साल होते हैं वो प्रिपेटरी माने जाते हैं, फिर लास्ट वाले बीच वाले जो 3 साल होते हैं वो मिडिल होता है, और जो लास्ट वाले 4 साल होते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर माना जाता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये 15 सालों को इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट्स को एक गाइडलाइंस भेजी हैं, इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं कि जो बच्चा 6 साल का है या 6 साल से प्लस है, उसका आप फर्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन ग्रेड 1 में कर सकते हैं। तो 6 साल के बच्चे का फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। आप यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ लिखा भी था, देखिए इन्होंने ये कहा है कि अलाइन देयर एज टू द एडमिशन विद द पॉलिसी एंड द प्रोवाइड एडमिशन टू द ग्रेड 1 एट द एज ऑफ 6+ ईयर्स। तो बच्चा जब 6 साल का या उससे ज़्यादा का होगा तो आप उसे ग्रेड 1 के अंदर एडमिशन दे सकते हो, क्योंकि एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द फाउंडेशनल स्टेज कंसिस्ट ऑफ द 5 ईयर्स। 5 साल फाउंडेशन कोर्स के होते हैं, जिसमें से बच्चे के जो शुरुआत वाले 3 साल होते हैं वो प्री स्कूल वाले रहते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चा आंगनबाड़ी वगैरह में जाता है, ठीक है, वो रहते हैं। फिर बाद वाले जो 2 साल होते हैं वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के यहाँ पे रहते हैं, प्रीलिमिनरी ग्रेड 1 और ग्रेड 2, जिसमें आप यूकेजी एलकेजी वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, और अर्ली प्राइमरी, वो सब यहाँ पे रहता है। तो ये सब उन्होंने किया था। तो जितने भी हमारे पास केंद्रीय विद्यालय हैं वगैरह, उनको ये सब यहाँ पे होगा। द गवर्नमेंट्स रिमाइंडर कम्स एट द टाइम व्हेन द सेवरल स्टेट्स इन द स्कूल फॉलो द डिस्परेट फार्मूला फॉर द क्लास 1 एडमिशन। तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग फार्मूला यूज़ किया जा रहा है। कई सारे स्टेट में 5 साल, कई सारे स्टेट में 4th स्टैंडर्ड में भी ग्रेड 1 में एडमिशन हो रहा है, कहीं पे 7 साल में हो रहा है। तो सरकार ने कहा भाई ये नहीं चलेगा, जो नेशनल सेंट्रल एजुकेशन स्कूल्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है वो 6+ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इंडिया कैन बिकम ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट चैंपियन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो है ही हमारे देश में। कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, 3 हैं या 4 हैं? कमेंट सेक्शन में, और हैं तो कौन कौन से हैं बताओ नीचे, तो मज़ा आएगा, फिर डिस्कस करेंगे इसके बाद में। तो इन्होंने यूनियन बजट की बात यहाँ पे बेसिकली की है। यूनियन बजट के अंदर कई ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। बट हमारे पास एक होता है CBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसका जो मीटिंग है हर 2 साल में होता है। तो इसका मीटिंग इस बार मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी है, जिसके अंदर 188 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और एक होल्ट एंड रिवर्स एक अग्रीमेंट किया गया है,
हॉल्ट एंड रिवर्स का मतलब ये है कि भाई जितना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुका है उसको यहीं पे रोकना है, कोशिश करेंगे उसको रोकने की, और कोशिश करेंगे उसको रिवर्स करने की, मतलब जो लॉस हो चुका है उसको रिकवर करना है। तो इन्होंने कुछ आइडिया यहाँ पे लगाए, 30-30-30 प्लेज जिसको बोला जा रहा है। ये क्या है? इनका कहना है इसके अंदर दैट वी नीड टू कंजर्व 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियंस बाय 2030। दुनिया के 30% लैंड और 30% ओशियंस को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। इसे 30-30 प्लेज कहा गया है। बहुत बढ़िया बात है। इंडिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया की 17% पॉपुलेशन तो इंडिया के अंदर ही है भाई, और दुनिया में जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उसका 17% एरिया इंडिया कवर करता है। तो इंडिया के बिना आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को या फिर ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया यहाँ पे एक वर्ल्ड लीडर टाइप में हो सकता है। अगर हम लोग बात करें इंडिया ने कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए हैं या कौन कौन सा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए हैं, 2023 के बजट में हम लोगों ने एक बात बोली है ग्रीन ग्रोथ, और हम लोगों ने बोला है सप्तऋषि, मतलब जो 7 प्रायोरिटीज हैं बजट वाली, जिसके अंदर एक है सप्तऋषि के अंदर एक है ग्रीन ग्रोथ। मतलब आने वाले समय में जो इंडिया की ग्रोथ होगी उसमें हम लोग इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया? नेशनल मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया हम लोगों ने चलाया। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी इंडिया में डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है, वेस्ट लैंड है, डिग्रेडेड लैंड है, उसके ऊपर फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है, और जो इंडिया में ऑलरेडी फॉरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। बहुत बढ़िया बात है। उसके अलावा हम लोगों ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, जिसके अंदर जो सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो एक्शंस होते हैं उसको सरकार प्रमोट करती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है मिस्टी। मिस्टी जो प्रोग्राम सरकार लॉन्च किया है या अभी करने वाली है वो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट एंड द टेंजिबल इनकम्स। मतलब जो मैंग्रोव्स की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे देखा गया है, जो कोस्टल एरियाज के अंदर होते हैं। भैया मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, जो साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, जो लैंड डिग्रेडेशन होती है उन सबको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो मैंग्रोव को इंप्रूव करना है। एक स्कीम जो सरकार ने यहाँ पे चलाई है वो है प्रधानमंत्री प्रणाम, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर द रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट अमिलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। इसे पीएम प्रणाम कहा गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। जो पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग यूज करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, इनके यूज को कम करना है, रिड्यूस करना है। एक प्रोग्राम जो है वो है अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अमृत धरोहर में हम लोग जो वेटलैंड हैं उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि वेटलैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेटलैंड जो है बहुत बड़ा कार्बन सिंक भी होती हैं, इको टूरिज्म का काफ़ी अच्छा स्कोप यहाँ पे होता है, और जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनके लिए बहुत जॉब वगैरह प्रोवाइड करवाया जा सकता है। जो हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, पानी पीने वाला होता है, उसको रिचार्ज करता है वेटलैंड, तो ये भी प्रोटेक्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उन सभी चीज़ों के अलावा जो है और भी छोटे मोटे प्रोग्राम हम लोगों ने चला रखे हैं। अगर आप अपने नोट्स को देखोगे तो यहाँ पे मिस्टी प्रोग्राम वगैरह के लिए हम लोगों ने एक स्लाइड आपके लिए डाली है, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एप्पल जो कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन वगैरह बनाती है, एप्पल कंपनी ने भी अभी एक इनिशिएटिव लिया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो महाराष्ट्र में जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 2400 हेक्टेयर मैंग्रोव को रीस्टोर करने वाली है एप्पल कंपनी, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम चलाया है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये लॉन्च किया गया था अभी, ठीक है। इसके अंदर श्रीलंका, इंडोनेशिया, यूएई, ठीक है, इन कंट्रीज वगैरह ने मिलकर इसको चलाया था। यूएस अभी जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट हुआ था इजिप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप उसके साथ ही याद कर सकते हो मिस्टी के साथ। अब ठीक है, प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं, वो तो सरकार चलाती रहती है। तो आर्टिकल ये कहता है कि भाई ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप भावनाओं की बजाय, इमोशंस की बजाय एविडेंस बेस्ड और साइंस बेस्ड अप्रोच अपनाओगे, और एक इंक्लूसिव मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। अदरवाइज आप बड़ी बड़ी स्पीच में बात नहीं कर सकते, हमारा देश ये, हमारा इतिहास वो, नहीं भाई। इट शुड बी प्रॉपर साइंस बेस्ड। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से फंड वगैरह दीजिए। अब इंस्टीट्यूशन आपने बना दिया, उसके पास पैसा ही नहीं है,
तो वो क्या करेंगे बेचारे, कुछ कर नहीं सकते, है ना। और ऐसी नए तरह की इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए वाटर बहुत क्रूशियल चीज़ है आने वाले समय में। तो हम लोग ऐसी क्रॉप्स को प्रमोट करें जो कि कम वाटर कंज्यूम करती हैं, जैसे मिलेट्स। तो रादर देन राइस, शुगर केन जो वाटर ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, मिलेट्स वगैरह के ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जो हम लोग ग्रीनरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने ये कहा कि भैया आप आंख बंद करके ट्री प्लांटेशन मत करिए, ठीक है, जहां पे ज़रूरत है वहीं पे ट्री प्लांटेशन करिए, ठीक है। तो तभी आप प्रॉपर तरीके से रिस्टोर कर सकते हो उसको, और जो क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम है उसको आप ठीक ठाक कर सकते हो, ठीक है। और मैंग्रोव, जो मिस्टी का बात हम लोगों ने किया, अब मैंग्रोव के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तब आंख बंद करके मैंग्रोव को रिस्टोर मत करिए, मैंग्रोव की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करिए, ठीक है, प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी वगैरह करके। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोकल कम्युनिटी को इंक्लूड करना जरूरी है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती हैं, जो लोग वहाँ पे हजारों साल से रह रहे हैं, जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी नॉलेज को भी इंप्रूव करिए, उनको भी इंक्लूड करिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी रेस्टोरेशन होगा, वो तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो उनके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हम लोग हैं या रिसर्च वगैरह करते हैं, ऑल दैट, वो सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो ह्यूमन वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के साथ साथ। ऐसा ना हो कि भैया बायोडाइवर्सिटी आपने प्रोटेक्ट करना है और गाँव को खाली करवा दिया, लोगों को वहाँ से लाठियाँ मार के बाहर निकलवा दिया इन द नेम ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, है ना, वो सब नहीं होना चाहिए। तो इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज सिस्टम को यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। बाकी ये जो मिस्टी प्रोग्राम है अपना, जो अमृत धरोहर है, पीएम प्रणाम है एंड ऑल दैट, इसके लिए नोट्स आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा गूगल करें इनके बारे में और अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो मिस्टी हो, चाहे वो अमृत धरोहर हो, चाहे वो पीएम प्रणाम हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने। चलिए, तो आई थिंक ये काफ़ी था आज। और देयर आर सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो, आपका मन करे तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं नई एनालिसिस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।